हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में BEGC 102 की जितनी भी एपिक और स्टोरी है सारी इसमें कवर करूँगी ताकि एक वीडियो में आपको इन शॉर्ट मिल जाए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो गुजारिश है आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एपिक स्टोरी के बारे में जो 3000 साल पुरानी है। होमर की लिखी हुई द इलियड। होमर की लिखी हुई द इलियड, ये लाइन याद रखिएगा। ये किसने लिखी है? होमर की लिखी हुई द इलियड लिखे हैं वो। ये कहानी है एक महायुद्ध की, प्यार, गुस्सा, बदला और वीरता की। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड जानते हैं इसका, ट्रोजन वॉर का शुरुआत। ठीक है, द इलियड का बैकग्राउंड है ट्रोजन वॉर, जो ग्रीक के राजाओं और ट्रो के बीच लड़ा गया था। इलियड का बैकग्राउंड मतलब क्यों जंग हुआ, कैसे हुआ, मतलब बैकग्राउंड क्या। तो ट्रोजन वॉर जो ग्रीक के राजाओं और ट्रो के बीच लड़ा गया था। सब कुछ तब शुरू हुआ जब ट्रोजन प्रिंस पैरिस ने स्पार्टा की रानी हेलन को भगा कर ट्रो ले गया। ये सब कब शुरू हुआ? जब ट्रोजन का प्रिंस जो था पैरिस, उसने स्पार्टा की एक रानी थी हेलन, बहुत ही खूबसूरत थी। वो हेलन को भगा कर लेके चला जाता है ट्रोजन प्रिंस पैरिस। तो बस यही एक वजह होती है पूरी इतनी बड़ी वॉर होने की। ट्रोजन वॉर इसलिए होती है हेलेन की वजह से। हेलेन को दुनिया की सबसे सुंदर औरत कहा जाता था। इस वजह से हेलेन का पति किंग मेनेलस बहुत गुस्से में आया और उसने अपने भाई एगामेम्नॉन के साथ मिलकर सारे ग्रीक किंग्स को एक साथ बुलाया वॉर के लिए। ठीक है, जो हेलेन की हस्बैंड थे मेनेलस, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से हो गए इस हरकत की वजह से और अपने भाई एगामेम्नॉन को बुलाए और ग्रीक के जितने भी किंग्स थे उनको जमा करके वॉर के लिए इकट्ठा किए। तो द इलियड कहानी कहाँ से शुरू होती है ये जानते हैं। कहानी वॉर के 10 ईयर में शुरू होती है जब ग्रीक आर्मी ट्रो के बाहर कैंप लगा के बैठी होती है। ठीक है, ग्रीक की आर्मी ट्रो के बाहर कैंप लगा के बैठी रहती है। मेन फोकस है एक ग्रीक वॉरियर एक्रिस और उसके गुस्से पर। ठीक है, ये पूरी कहानी की मेन फोकस किस पे की गई है? जो ग्रीक का वॉरियर है एक एक्रिस, उसका गुस्सा कैसा है, उसके गुस्से पर। एक्रिस का गुस्सा, रेज ऑफ एक्रिस। एक्रिस ग्रीक आर्मी का सबसे शक्तिशाली युद्ध होता है। जब एगामेम्नॉन उसकी फेवरेट स्लेव गर्ल ब्राइसेस को जबरदस्ती ले लेता है तो एक्लिस गुस्से होकर वॉर से अलग हो जाता है। ठीक है, तो जो एक्लिस जो है कौन है? ग्रीक आर्मी का सबसे शक्तिशाली योद्धा वॉरियर है। जो एगामेम्नॉन होता है उसकी एक जो फेवरेट गर्ल स्लेव होती है, जो वो अपने जंग में जीता होता है, उस गर्ल को, ब्राइसेस को, जब उसको ज़बरदस्ती ले लिया जाता है तो जब एगामेम्नॉन उसकी मतलब फेवरेट जो स्लेव होती है ब्राइसेस गर्ल, उसको ले लेता है तो एक्लिस गुस्सा हो जाता है, उसकी वजह से वॉर करने से मना कर देता है। यही गुस्सा पूरी कहानी की मेन थीम है, द रेज ऑफ एक्लिस। ठीक है, युद्ध तेज हो जाता है, ग्रीक्स मुसीबत में आते हैं। तो कब होते हैं आइए देखते हैं। एक्रिस के बिना ग्रीक आर्मी वीक पड़ जाती है। ठीक है, ट्रो के हीरो हेक्टर जो पैरिस का भाई है ग्रीक आर्मी पर भारी पड़ता है। ठीक है, तो जब एक्लिस मना कर देता है जंग लड़ने से तो बगैर उसके ये जंग बहुत ही ज़्यादा भारी हो जाती है, मतलब मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए जंग करना। और जो ट्रो का हीरो है हेक्टर, पैरिस का भाई भी है जिसने हेलेन को अगवा किया है,
तो वो ग्रीक आदमी पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है। ग्रीक वॉरियर्स मरने लगते हैं और ट्रॉय जीतने के करीब होती है। ठीक है। पैट्रोकल्स की मौत। एक्लीस का दोस्त पैट्रोकल्स उसका आर्मर पहनकर फाइट करता है ताकि ग्रीक आर्मी का हौसला बढ़े। ठीक है। जो एक्लीस का भाई पैट्रोकल्स होता है वो एक्लीस को बोलता है कि प्लीज़ तुम मेरे साथ हम लोगों के साथ ज्वाइन हो जाओ फिर से जंग में, ताकि हम लोग जंग जीत जाए। लेकिन एक्लीस मना कर देता है अपने गुस्से में आकर। तो कहता है ठीक है, तुम मुझे अपनी जो ड्रेस होती है वॉरियर की वो पहनने, आर्मर ड्रेस पहनने की दो इजाज़त, ताकि सब लोग समझे कि मैं एक्लीस हूँ और मुझसे जंग करें और थोड़ा उन लोगों को हौसला मिले। तो जब ऐसा करता है, वो पहन कर जाता है एक्लीस का ड्रेस, तो सारे लोग उसे एक्लीस समझकर, लेकिन हेक्टर क्या करता है, उसे मार देता है। हेक्टर पैट्रोकल्स को एक्लीस समझकर मार देता है। जब एक्लीस को पता चलता है तो वो दुख और गुस्से से पागल हो जाता है कि उसके फ्रेंड को किसने मारा। एक्लीस का वापस आना। पैट्रोकल्स की मौत के बाद एक्लीस फाइनली वॉर में वापस आता है। ठीक है। पैट्रोकल्स की जब मौत होती है तो गुस्से में आकर एक्लीस बदला लेने के लिए वॉर में वापस आता है ताकि मुझे अपनी फ्रेंड का बदला देना है। उसके पास एक नया डिवाइन आर्मर होता है जो गॉड हेफाइस्टस ने बनाया होता है। ठीक है। अब एक्लीस किसी को नहीं छोड़ता, वो सबसे लड़ता है। हेक्टर वीएस एक्लीस महायुद्ध होता है इन दोनों के बीच में। सबसे ज़बरदस्त फाइट होती है हेक्टर और एक्लीस के बीच। ठीक है। बाद में एक्लीस हेक्टर को मार देता है और उसकी बॉडी को घोड़ा गाड़ी से घसीटकर अपने कैंप ले जाता है रिवेंज में। ठीक है। बाद में क्या करता है, एक्लीस क्या करता है, हेक्टर को मार देता है जो वॉर में, और उसकी बॉडी को घसीटकर अपने जगह तक लेके आता है घोड़ा गाड़ी में घसीटकर। तो ये कहानी की अंत, हेक्टर का श्राप वापस करना कहानी की अंत है। हेक्टर के पिता किंग प्रियाम जो होते हैं रात में छुप के एक्लीस के कैंप जाता है और अपने बेटे का श्राप मांगता है, बॉडी मांगता है। एक्लीस इमोशनल हो जाता है और हेक्टर का बॉडी वापस दे देता है। कहानी यही ख़त्म होती है एक ट्रेजेडी के साथ। ठीक है। तो जो मतलब एक्लीस जो हेक्टर का बॉडी लेके आया रहता है, तो हेक्टर का जो मतलब बाप होता है उसे उसकी बॉडी चाहिए थी उसकी फ्यूनरल करने के लिए। तो वो आकर एक्लीस का हाथ जोड़ता है कि मेरे बेटे की बॉडी वापस कर दो। तो हेक्टर इमोशनल होकर उसके बेटे की बॉडी वापस कर देता है। तो यही स्टोरी की अंत होती है एक ट्रेजेडी के साथ। थीम और मैसेज क्या है इस स्टोरी मतलब एपिक की? गुस्सा का क्या अंजाम हो सकता है, ये सबसे बड़ी थीम है। विराट, युद्ध, मानव इमोशंस, दोस्ती, दर्द और बदला, सब कुछ एक कहानी में है। ठीक है। इस कहानी में द इलियड सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं बल्कि इंसानी नेचर को समझने की भी एक जर्नी है। तो दोस्तों ये थी होमर की द इलियड की पूरी कहानी। एक महान युद्ध, एक महान वीर और एक दिल को छू लेने वाली ट्रेजेडी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप चाहते हो कि द ओडेसी या महाभारत और इलियड का कंपैरिजन पे भी वीडियो बने तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोफोकल्स ओडिपस रेक्स की फुल स्टोरी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ग्रीक ट्रेजेडी की जो दुनिया की सबसे शॉकिंग और इमोशनल कहानियों में से एक है, सोफोकल्स का ओडिपस रेक्स। ये कहानी है एक राजा की जिसने अपने भाग्य से कोई नहीं बचा सका। कहानी की शुरुआत थेबेस का श्राप
ठीक है, कहानी की शुरुआत होती है थीबेस के श्राप से। कहानी शुरू होती है थीबेस नाम के एक शहर से। पूरा शहर संकट में है। डिसीज, भूख और मौत चाहिए हुई है। ठीक है, पूरा शहर मतलब तबाही की तरफ है। सारे शहर में सारे लोगों को कुछ ना कुछ बीमारी है और बीमारियों से लोगों की मौत एक एक करके होती जा रही है। थीबेस शहर में लोग अपने राजा ओडिपस के पास आते हैं मदद मांगने। ओडिपस का डायलॉग, मैं तुम सबका राजा हूँ और तुम्हारे दुख मेरे दुख है, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। राजा अपने लोगों से कहता है, ये सब कुछ की टेंशन मत करो, ये सब कुछ भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा, मैं ख़त्म कर दूँगा। तो प्रेत पुरुष का पैगाम, पाप की तलाश। ठीक है, ओडिपस डेल्फी के ओरेकल देवता का पैगाम सुनाने वाला से मैसेज भेजता है। ओरेकल कहता है, जब तक पुराने राजा लायस का कातिल को सजा नहीं मिलेगा तब तक श्राप खत्म नहीं होगा। मतलब कोई एक तरह से जो बाबा होते हैं, ओडिपस लोगों से मतलब मैसेज लेता है कि ये जो बीमारी हमारे शहर थीबेस में हुई है, कैसे ये सब ठीक हो सकती है। तो वो मतलब करता है, बोलता है कि ओरेकल इस पहले थीबेस का जो राजा था, पहले तुमसे पहले, उस राजा को जिसने भी मारा है किंग लायस को, उस कातिल को उसकी सज़ा जब तक नहीं दी जाएगी तब तक ये श्राप खत्म नहीं हो सकता। ओडिपस फैसला करता है कि वो कातिल को ढूंढेगा, लेकिन उसे नहीं पता उसकी तलाश उसे उसके खुद के लिए खिलाफ जाएगी। ठीक है, ओडिपस उसी वक्त बोलता है, फैसला लेता है कि मैं अब उस कातिल को ढूंढ लूँगा और उसको उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। इन्वेस्टिगेट शुरू, कातिल कौन है। अब ओडिपस खोज में पड़ जाता है, इन्वेस्टिगेट करने लगता है, हु इज़ कातिल। ठीक है, हु इज़ किलर। ओडिपस लोगों से सवाल करता है, पता चलता है कि लायस को एक मोड़ पर मारा गया था, कुछ डाकुओं ने मिलकर मारा था। फिर आता है एक बाबा जिसका नाम है ट्राइसियास, एक अंधा फ्यूचर देखने वाला। ठीक है, ट्राइसियास, सच सुनना चाहते हो, तुम ही हो कातिल। ठीक है, तो वो जो बाबा रहता है वो डायरेक्ट बोलता है ओडिपस को कि तुम ही हो कातिल। ओडिपस गुस्से में कहता है, तू झूठ बोल रहा है। ठीक है, शौक पे शौक, खुद पर शक ओडिपस को होता है। ओडिपस सोचता है, क्या ये सच है। उसकी बीवी जुकास्टा, जो लायस की पत्नी थी, कहती है, इतना टेंशन मत लो, किसी ने कहा था मेरा बेटा मुझे ही मार डालेगा और मैंने उसे छोटी सी उम्र में छुड़ा दिया था। ठीक है, ओडिपस सुनता है और उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आती है। पुराना सोच क्या होता है ओडिपस का? पाप। ओडिपस एक दूसरे राजा के यहाँ बड़ा हुआ है, कोरिंथ में। उसने भी कभी सुना था कि वो अपने पिता को मारेगा और माँ से शादी करेगा, तो वो घर से भाग गया था। भागने के बाद एक मोड़ पर उसका झगड़ा होता है एक आदमी से और उसे मार देता है। लेटर पता चलता है वही आदमी था राजा लायस, उसका असली पिता। दर्दनाक सच, माँ से शादी, जो ओडिपस को बर्दाश्त नहीं होता है। ओडिपस ने थीबेस आकर स्फिंक्स को हराया था। इस वजह से उसे रानी जुकास्टा से शादी करा दिया गई थी। ठीक है, तो थीबेस का जो आकर जो स्प्रिंग होते हैं उसमें ओडिपस ने उसको हरा दिया था। इस वजह से उसने जोकास्टा को जीता था और उसकी जोकास्टा रानी से शादी हुई थी। और हाँ, जोकास्टा उसकी माँ थी। ओडिपस ने अनजाने में अपने पिता को मारा और माँ से शादी की। भाग्य ने उसे वही कराया जिससे वो भाग रहा था। कहानी का क्लाइमेक्स, ट्रेजेडी का अंत। जब जोकास्टा को सच पता चलता है वो अपने आप को मार लेती है। ओडिपस अपनी आंखों को सुई से अंधा कर लेता है। वो कहता है, मैं अब कुछ देखने लायक नहीं हूँ।
ओडिपस में श्रापित हूँ, मैं अपने शहर का बर्बाद कर रहा हूँ। ठीक है, ओडिपस खुद को अब समझ जाता है कि मतलब जब उसकी माँ जो कास्टर जानती है कि मैं इतने दिन से माँ हूँ और उसकी बीवी बनकर लाइफ स्पेंड कर रही थी उसके साथ, तो इस शर्म से खुद को मार लेती है और ओडिपस अपनी आंखों में सुई खोब लेता है और अंधा हो जाता है और कहता है कि मैं ही गुनहगार हूँ, मैं ही अपने शहर का बर्बाद करने वाला हूँ। अंत में क्या होता है, ओडिपस अपना राजा पर छोड़ देता है। वो अपने 2 बेटियों एंटीगोन और इसामेनी को छोड़कर थीबेस से निकल जाता है, एक भिखारी की तरह। उसकी कहानी हमेशा के लिए एक भाग्य के हारे हुए इंसान की मिसाल बन जाती है। इसका मोरल थीम क्या है? इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन है, कोई भी इंसान अपने फेट से नहीं बच सकता। प्राइड, ब्लाइंडनेस, अंधापन, गिल्ट और सेल्फ रियलाइजेशन इस कहानी का मेन थीम है। ओडिपस सब कुछ जानना चाहता है और जब जानता है तो वो सच उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। तो दोस्तों, ये थी सोफोकल्स के ओडिपस रेक्स की पूरी कहानी। एक ट्रेजेडी किंग जिसका उसकी अनजानी गलती थी और जिसका ज्ञान उसका दर्द बन गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आप चाहते हैं एंटीगोन या ग्रीक ट्रेजेडी पर भी वीडियो आए तो नीचे लिखिए, ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक बात, ये अगर आपको इस वीडियो में पूरी फुल स्टोरी नहीं समझ में आई, थोड़ी शॉर्ट में मैंने बताया है शॉर्ट में, तो मैंने इसकी पूरी एक फुल स्टोरी अलग से एक वीडियो में पूरी मैंने कवर की हूँ। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में BGC 102 की सर्च करके आपको मिल जाएगी वहाँ, और अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया पूरी फुल स्टोरी लाइन वाइज। तो आइए नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोर्ट ऑफ कॉल की स्टोरी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम आपको ले चलते हैं एक पुराने रोमन कॉमेडी ड्रामा की तरफ जिसका नाम है पोर्ट ऑफ गोल्ड। लिखी गई थी 2000 साल पहले प्लॉटस के द्वारा। ये एक कॉमेडी है जो लालच, प्यार और बुद्धि की टक्कर को दिखाती है। मेन कैरेक्टर है इकोलियो और उसका कंचन गढ़ा। कहानी का हीरो है एक बहुत कंजूस आदमी जिसका नाम है इकोलियो। उसके घर के अंदर मंदिर में छुपा हुआ एक सोना का गढ़ा पोर्ट ऑफ गोल्ड होता है, जो उसे एक दिन अचानक मिलता है। उसके बाद से वो उस गोल्ड के पोर्ट को लेके पागल हो जाता है। उसे हर किसी से डर लगता है जैसे कोई उसका सोना चुरा लेगा। इकोलियो हर वक्त बोलता रहता है, सब मुझे ही लूटना चाहते हैं। इकोलियो की बेटी फाइड्रिया। इकोलियो की एक प्यारी सी बेटी है फाइड्रिया, लेकिन उसके पिता उसे घर के अंदर छुपा कर रखा करता है। किसी को भी नहीं दिखाना चाहता कि उसकी शादी करता है, ना ही उसकी शादी करता है। ठीक है, इकोलियो की जो बेटी फ्राइडेरिया होती है। फ्राइडेरिया सीक्रेटली एक अमीर लड़के लाइकोनाइट से प्यार करती है और उनके बीच रात में कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद फ्राइडेरिया प्रेग्नेंट हो जाती है। मेगाडोरस का रिश्ता। इकोलियो का एक अमीर पड़ोसी है जिसका नाम है मेगाडोरस। ठीक है, वो इकोलियो की बेटी से शादी करना चाहता है बिना दहेज के। इकोलियो, क्या दहेज के बिना? ज़रूर कुछ गड़बड़ है, इकोलियो ऐसा कहता है। मेगाडोरस एक्चुअली अच्छा आदमी होता है, लेकिन इकोलियो फिर भी शक करता रहता है। उसे लगता है मेगाडोरस उसके सोना चुरा लेगा। कंफ्यूजन और सोना की चोरी। ठीक है, इकोलियो हर वक्त अपने पोर्ट ऑफ गोल्ड को अलग अलग जगह पर छुपाता रहता है। एक बार उसका पोर्ट चोरी हो जाता है। इकोलियो पागल हो जाता है, मेरा सोना गया, मेरा सोना गया। इस सीन में ऑडियंस हंसी
से लुटपुट हो जाती है। पूरा ड्रामा इसी पर सेंटर्ड है कि एक इंसान सिर्फ सोना के चक्कर में अपने घर और बेटी सब भूल जाता है। लाइकोनाइट्स का सच और एंडिंग। लाइकोनाइट्स जो इकोलियो की बेटी से प्यार करता है आता है और सच बताता है, मैं फेडरिया से प्यार करता हूँ और उसकी माँ बनने वाली हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, जो लाइकोनाइट्स होता है फेडरिया के बाप यानी इकोलियो का आकर सब सच बता देता है कि हमारे बीच ऐसा ऐसा हुआ है और आपकी बेटी माँ बनने वाली है, वो प्रेग्नेंट है। फिर भी वो इकोलियो से शादी की परमिशन मांगता है। एंडिंग में लाइकोनाइट्स का नौकर वो पोर्ट ऑफ गोल्ड चुरा लेता है लेकिन बाद में वापस कर देता है। हैप्पी एंडिंग होती है, इनकम्प्लीट एंडिंग। कहानी का एंड में इकोलियो अपने सोना लाइकोनाइट्स और फेडरिया को गिफ्ट कर देता है। कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है क्योंकि ओरिजिनल प्ले का लास्ट पार्ट मिसिंग है, लेकिन हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग सब कुछ ठीक हो जाता है। थीम्स और मैसेज क्या है? पोर्ट ऑफ गोल्ड एक सटायर है जो हमने दिखाता है कि ज़्यादा लालच इंसान को पागल बना देता है। सोना से ज़्यादा ज़रूरी होता है रिश्तों का सोना। हंसी मजाक में बड़े सोशल प्रॉब्लम्स दिखाए जा सकते हैं। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी प्लाउटस के पोर्ट ऑफ गोल्ड की फुल स्टोरी। एक कंजूस आदमी, एक छुपी हुई लव स्टोरी और एक सोना का गढ़ा, सब कुछ एक कॉमेडी के अंदाज में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करें, बताएं क्या आपको और रोमन या ग्रीक ड्रामा चाहिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं होरस और ओविड के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं दो सबसे फेमस रोमन पोएट्स के बारे में, होरस और ओविड। एक तरफ है शांति और जीवन का सुकून दिखाने वाले होरस और दूसरी तरफ है प्यार, बदला और बदलते रूपों की कहानी लिखने वाले ओविड। चलिए इन दोनों के वर्ल्ड ऑफ पोएट्री में चलते हैं। होरस, लाइफ स्टाइल और फेमस वर्क्स। कौन थे होरस? होरस का पूरा नाम था क्विंटस होरेटियस फ्लैकस। ये फर्स्ट सेंचुरी बीसवीं में रोम में रहते थे। होरस ने अपने जीवन में सिंप्लिसिटी, नेचर और सेल्फ कंट्रोल की पोएट्री लिखी। फेमस वर्क्स इनका ओडेस, पोएम्स इन प्रेज ऑफ लाइफ, फ्रेंडशिप एंड नेचर। एग्जाम्पल थीम, लाइफ इन द मोमेंट, कल पे भरोसा मत करो, आज जियो। गॉड सीज द डे, पुट वेरी लिटिल ट्रस्ट इन टुमारो। सटायर्स, डेली लाइफ की कॉमेडी और फिलॉसफी। उसमें वो दिखाते हैं कैसे लोग पैसे, पावर और शो ऑफ के पीछे पागल होते हैं। एपिस्टेलस, लेटर इन पोइट्री फॉर्म, एडवाइस देते हैं कैसे जीवन में बैलेंस और पीस रखें। स्टाइल क्या था इनका? काम था वाइज, फिलोसफिकल टोन, ज़्यादा डीप इमोशनल नहीं, लॉजिकल और बैलेंस व्यू ऑफ लाइफ। होरस का पोएम्स हमें सिखाता है कि ना ज़्यादा खुश हो ना ज़्यादा उदास, जीवन में मीडियम रास्ता सबसे अच्छा है। ठीक है, अब बात करते हैं ओविड की लाइफ, लव और मैजिकल स्टोरीज। कौन थे ओविड? ओविड का पूरा नाम था पुब्लियस ओविडियस नासो। ये भी फर्स्ट सेंचुरी बीसवीं में रोम में थे, लेकिन इनका स्टाइल होरस से बिल्कुल अलग था। ओविड ने रोमांटिक, ड्रामेटिक और मैजिकल स्टोरीज लिखे। फेमस वर्क मेटाफोर्सिस, 250 प्लस कहानियाँ का कलेक्शन जिसमें ह्यूमंस, गॉड्स और क्रिएटर्स का शेप बदल जाता है। जैसे नार्सियस जो अपनी रिफ्लेक्शन से प्यार कर लेता है, धापने जो ट्री बन जाती है। एमोरस, लव पोएम्स जो रोमांटिक और समटाइम्स फनी भी है। ये ओविड का यंग लव का एक्सपीरियंस दिखाता है। आर्ट्स एमाटोरिया, आर्ट ऑफ लव, ये एक लव एडवाइस मैनुअल है। इन पोएम्स में ओविड बताते हैं कैसे प्यार जीता जा सकता है, एक फेडरेशन गाइड जैसे। स्टाइल क्या है इनका? पैशनेट, ड्रामेटिक और फुल ऑफ इमेजिनेशन। गॉड्स एंड ह्यूमंस के बीच के इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट,
मैजिक, ट्रांसफॉर्मेशन और लव ट्रेजेडी इनकी पोइट्री की शान है। तो दोस्तों, ये था रोमन पोइट्री के दो महान रत्न, होरेस जो जीवन में शांति और समझ सिखाते हैं, और ओविड जो हमें प्यार और कल्पना की दुनिया में ले जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ज़रूर करें, ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि हम वर्जिल या ग्रीक पोएट्स से भी वीडियो बनाएं तो हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।